मांग के नियम के अपवाद। अब हम जो ये नियम हमने देखा है कि वस्तु के मूल्य में कमी उसकी मांगे जाने वाली मात्रा को बढ़ाता है और मूल्य में वृद्धि मांगे जाने वाली मात्रा को घटाता है। इसके कुछ अपवाद हैं जिनको हम भलीभांति देख लें। सबसे पहला अपवाद है गिफिन वस्तु। सर गिफिन ने 19वीं शताब्दी में आयरलैंड के गरीब किसानों का अध्ययन करके बताया कि वे अपनी आय का एक बड़ा भाग आलू पर खर्च करते थे तथा मांस पर बहुत कम खर्च करते थे। आलू सस्ता था परंतु मांस बहुत महंगा था। जब आलू का मूल्य बढ़ता था तब वे मांस पर व्यय में मितव्यता करते थे तथा इसके परिणाम स्वरूप भोज्य सामग्री की पूर्ति में होने वाले अंतर को दूर करने के लिए आलू अधिक खरीदते थे। इस प्रकार आलू का मूल्य बढ़ने पर आलू की अधिक मात्रा खरीदी जाती थी। इस प्रवृत्ति की ओर सर गिफिन ने अर्थशास्त्रियों का ध्यान दिलाया था। अतः इसे गिफिन का विरोधाभास अथवा गिफिन प्रभाव के नाम से पुकारा जाता है। इस गिफिन प्रभाव के कारण निकृष्ट वस्तुएं मूल्य घटने पर कम क्रय की जाती हैं क्योंकि उनके मूल्य घटने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है जिससे वह बढ़िया किस्म की वस्तुओं पर अधिक व्यय करता है। परिणाम स्वरूप उसकी निकृष्ट वस्तुओं की मांग घट जाती है। अतः निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता। दूसरी है प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं अथवा मिथ्या आकर्षण। बहुत से धनी लोग कुछ वस्तुओं का प्रयोग उनकी आंतरिक उपयोगिता के लिए न करके केवल प्रतिष्ठा अथवा मिथ्या आकर्षण के कारण करते हैं। उदाहरण के तौर पर आभूषण अथवा बहुरत्न हीरे या पुरानी कलाकृतियाँ आदि ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें धनी लोग मूल्य बढ़ने पर अधिक खरीदते हैं। ये वस्तुएं जैसे जैसे महंगी होती जाती हैं वैसे वैसे ये अधिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं समझी जाती हैं। अतः धनी लोग अधिक खरीदते हैं तथा इनका मूल्य कम होने पर ये प्रतिष्ठा की वस्तुएं नहीं रह जाती, अतः कम क्रय की जाती हैं। परंतु ऐसी वस्तुओं के मूल्य में अधिक कमी होने पर समाज के अन्य लोग उनको अधिक क्रय कर सकते हैं। अतः यह मांग के नियम का वास्तविक अपवाद नहीं है। तीसरा है उपभोक्ता की अज्ञानता का प्रभाव अथवा उच्च मूल्य की वस्तु को अच्छा समझा जाना। हाईली प्राइज्ड कमोडिटी। अनेक बार उपभोक्ता अज्ञानतावश महंगी वस्तु को अधिक उपयोगी मानकर अधिक क्रय करता है। परिणाम स्वरूप मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। कभी कभी वस्तु के पैकिंग लेवल आदि में परिवर्तन करके वस्तु का मूल्य अधिक बढ़ा दिया जाता है तथा उपभोक्ता अज्ञानवश इसका अधिक क्रय करता है। प्रोफेसर बैनम ने एक चित्रों की पुस्तक का उदाहरण दिया है। जब वह पुस्तक प्रथम विश्व युद्ध के पहले प्रकाशित हुई तब पुस्तक की कीमत बहुत कम 10 शिलिंग 6 पेंस थी। पुस्तक उस समय बहुत कम बिकी, परंतु युद्ध के बाद वही पुस्तक 3 पौंड 3 शिलिंग कीमत पर पुनः प्रकाशित की गई। तब पुस्तक बहुत अधिक मात्रा में हाथों हाथ बिक गई। परंतु वास्तविक जीवन में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। चौथा है सट्टा। सट्टा बाजार में मूल्यों की वृद्धि के पश्चात अधिक क्रय किया जाता है तथा मूल्यों में कमी के पश्चात अपेक्षाकृत कम क्रय होता है। जब किन्हीं अंशों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो लोगों को और अधिक मूल्य बढ़ने की आशा होती है और वे अधिक अंश खरीदते हैं। जब मूल्य गिरते हैं तो लोग उनके अधिक गिरने की आशा में प्रतीक्षा करते हैं तथा खरीद रोक देते हैं। नेक्स्ट है जीवन की अनिवार्य वस्तुएं। ये वस्तुएं जो जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य होती हैं कि मूल्य बढ़ने पर उनकी मांग में कोई परिवर्तन कमी नहीं होती है। इसी तरह इनके मूल्य घटने पर भी इनकी मांग नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट है युद्ध अथवा आपातकाल। अनेक बार
युद्ध अथवा आपातकाल की स्थिति में जब वस्तुओं के अभाव की आशा होती है तो जनता माल का स्टॉक बनाने अथवा संग्रह करने के लिए बढ़ते हुए मूल्यों पर भी वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करती है। इस कारण जो है इससे नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है विशिष्ट पेटेंट अथवा व्यापार चिन्ह की वस्तु। यदि उपभोक्ता किसी विशिष्ट पेटेंट अथवा व्यापार चीज ट्रेड मार्क्ड कमोडिटी की वस्तु के प्रयोग का आदी हो जाता है तो उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि का उसकी मांग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु मूल्यों में अधिक वृद्धि होने पर मांग प्रभावित हो जाती है। इसी तरह से इसका जो अंतिम वो है वस्तु पर किया गया व्यय कुल आय का बहुत छोटा भाग। जब कोई वस्तु ऐसी हो जिस पर उपभोक्ता द्वारा किया गया व्यय उसकी कुल आय का बहुत छोटा भाग होता है, तब उस वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए नमक के कमोडिटी, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि नमक जब 3 रुपये किलो मिल रहा था तब भी हम उतना ही खरीद रहे थे और आज 16 रुपये किलो मिल रहा है तब भी उतना ही खरीद रहे हैं, तो उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि अपवादों के होते हुए भी मांग का नियम व्यवहारिक जीवन को कसौटी पर खरा उतरता है एवं सत्य है। अब एक और विशिष्ट बात है जिसको हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे, वो है मांग में विस्तार तथा संकुचन और मांग में वृद्धि तथा कमी। पहले है मांग में विस्तार तथा मांग में संकुचन। जब अन्य बातें स्थिर रहने पर केवल वस्तु के मूल्य परिवर्तन के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होते हैं तो इन परिवर्तनों को मांग में विस्तार तथा संकुचन के नाम से जाना जाता है। वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है तो इसे मांग का विस्तार कहते हैं, तथा इसके विपरीत वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में कमी होती है तो इसे मांग का संकुचन कहा जाता है। इसी तरह से मांग में वृद्धि तथा मांग में कमी। जब किसी वस्तु के मूल्य स्थिर रहने पर अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन होते हैं तब इन्हें मांग में वृद्धि तथा मांग में कमी के नाम से पुकारा जाता है। जब किसी वस्तु के मूल्य स्थिर रहने पर उस वस्तु की अधिक मांग की जाती है अथवा मूल्य बढ़ जाने पर भी पहले जितनी ही मांग की जाती है तो इसे मांग में वृद्धि कहेंगे। और मांग में वृद्धि के कारण मांग वक्र बदल जाता है तथा ये प्रारंभिक मांग वक्र के दाईं ओर खिसक जाता है। मांग में वृद्धि को जब मांग वक्र जो है में परिवर्तन होता है वृद्धि के कारण और कमी के कारण, तो हम इसको मांग में वृद्धि और कमी कहते हैं। और जब मांग रेखा वही होती है लेकिन मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है तो हम इस प्रकार की अवस्था को जो है हम मांग में संकुचन एवं विस्तार का नाम देते हैं। धन्यवाद।